आइए हमारा नंबर 3 नाम धातु क्रिया। ये कहता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, पानी से पनियाना इत्यादि। नंबर हमारा 4 कृदंत क्रिया। कहता है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, दौड़ता, भागता, हंसता इत्यादि। आइए हम इसे मिटाते हैं। अब एक चीज़ और जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के
अन्य रूप होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य रूप होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 रूप और भी हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये कहता है मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला। जैसे उसने बाघ को मार डाला। दूसरा नंबर है पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया। ये कहता है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल मतलब तुरंत ही एक क्रिया समाप्त हुई उसके साथ ही किसी दूसरी क्रिया को जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल तुरंत ही किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह गाकर सो गया। मैं खाकर खेलने लगा। इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वह सो गया क्या करके, गा करके, वह खेलने लगा क्या करके, खा करके। अब आइए नंबर 3 सजातीय क्रिया। कहता है कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ
साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल, खेल रहे हो, अच्छा खेल खेल रहे हो, मन से पढ़ाई पढ़ता है। नंबर 4 विधि क्रिया। कहता है जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का ज्ञान हो, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का ज्ञान हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, दूसरा ठहर जा। आइए हम इसे मिटाते हैं। अब नंबर हमारा 5 अपूर्ण क्रिया। पाँच नंबर हमारा अपूर्ण क्रिया कहता है जिस क्रिया से इच्छित अर्थ नहीं निकलता, जिस क्रिया से इच्छित अर्थ नहीं निकलता उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के भी दो भेद हैं। इसके भी दो भेद हैं। इसके भी अपूर्ण क्रिया के भी दो भेद हैं। एक है
अपूर्ण अकर्मक क्रिया और नंबर 2 अपूर्ण सकर्मक क्रिया। नंबर 1 अपूर्ण अकर्मक क्रिया और नंबर 2 अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये कहता है कतिपय अकर्मक क्रियाएं कभी कभी अकेले कर्ता से अस्पष्ट नहीं होती, इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीमार रहा। इस वाक्य में बीमार पूरक है। और बच्चों तो हमारा नंबर 2 अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये कहता है कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ
कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने उसे महान बनाया। इस वाक्य में महान पूरक है। तो ये आपने जाना अपूर्ण सकर्मक क्रिया। आइए उसके आगे क्रियाबोधक संज्ञा को भी हम जान लें। क्रियाबोधक संज्ञा ये कहता है कभी कभी क्रियापद का प्रयोग संज्ञा की तरह होता है। तब उसे क्रियाबोधक संज्ञा कहते हैं। जैसे कूदना तुम्हें शोभा नहीं देता। टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।